हेलो साथियों, स्वागत करते हैं हम आपके अपने चैनल समानांतर क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो भी कक्षाएं लेके आते हैं उसमें मूल टेक्स्ट के माध्यम से आपको पढ़ाने का प्रयास रहता है। और जो पूर्व में परीक्षाएं हैं उनको भी हम आपको दिखाते हैं, रूबरू करवाते हैं और उनका अवलोकन करके ही आगे की रणनीति क्या हो उस पर आधारित हमारी कक्षाएं चलती हैं। तो आज हम जो आप थंबनेल में भली भांति देख चुके होंगे कि थंबनेल में लिखा गया था कि आप आदिकालीन जो रचनाएं हैं और जो समीक्षकों ने जो उनके बारे में बोला है उनको एक कालक्रम अनुसार कि पहले कौन सा इतिहास लिखा गया और क्या बोला, और लास्ट में बच्चन सिंह पर आकर हम रुकेंगे कि बच्चन सिंह की अभिधारणाएं अभी क्या है। ठीक है, तो चलते हैं आज की कक्षा की तरफ। हम पहले जो रत्नाकार लेंगे वो सबसे पता है कि सबसे ज्यादा मानक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र को आधार बनाया जाता है। इसके बिना हम किसी भी उससे हिंदी साहित्य से नहीं किसी भी कोई भी इतिहासकार है साहित्य से जुड़ा वो रामचंद्र शुक्ल को आधार बनाता ही है, तो फिर हम भी क्यों ना आधार बनाएंगे। तो सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल की जो विभिन्न आदिकालीन रचनाकारों के बारे में क्या कहना है, फिर आगे जाके नगेंद्र जी क्या कहेंगे, फिर आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहेंगे, और आके बचपन बच्चन सिंह पे आकर हम रुक जाएंगे और फिर हम लिखित परीक्षा में किस प्रकार आधार बनाकर हम उसको लिख पाएंगे, ये चीजें हम देखने जा रहे हैं। अब हिंदी साहित्य के इतिहास को यही है। प्रकरण 3 जब हम पढ़ते हैं, जब प्रकरण 3 की जब हम बात करते हैं, 1 मिनट। प्रकरण 3 की बात करते हैं तो आपसे पूछ कई बार पूछा भी गया है यूजीसी नेट में कि भाई ये जो बोला गया है ये किस प्रकरण में बोला गया है। बोला पूछा गया है नहीं, जैसे पुराने चावल जो खाने योग्य होते हैं, ऐसी ऐसी पंक्तियां पूछी गई थी ना, वो ऐसी। अब प्रकरण 3 जब आप रामचंद्र शुक्ल की किताब में, तो यही कहूंगा कि सामने जब भी आपको पढ़ाए तो ये शुक्ल जी की किताब आपके सामने हो, खोल के देखो, प्रकरण नंबर 3 निकालो और उसमें देश भाषा काव्य है, तो उसमें क्या चीज छोड़नी है क्या रखनी है ये इस पीपीटी के माध्यम से आपको ज्ञात होगा। तो उन्होंने कहा कि पहले कहा जा चुका है कि प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य हैं, जैसे इन्होंने उदाहरण दिए हैं, जो पुरानी जो प्राकृत की रूढ़ियां जो भाषा चली आ रही थी ना उससे छुटकारा पाकर अब एक नई भाषा का निर्माण हो रहा था ब्रज के रूप में। तो उसमें जो लिखे जाए थे, जो ग्रंथ लिखे जाए थे वो विश्वदेव रासो लिखे जा रहे थे, पृथ्वीराज रासो लिखा जा रहा। आजकल मिलते हैं वो संदिग्ध है, यानी कि उनको ऊपर संदेह है कि ये थे भी या नहीं थे। ठीक है, इसी संदिग्ध सामग्री को लेकर थोड़ा बहुत विचार हो सकता है, उसी पर हमें संतोष करना पड़ता है। इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। यानी कि ऐसे कहा जाता थे उस समय, जैसे जैसे संस्कृत किसी समय रही, वैदिक युग में रही थी, उसी प्रकार जब आप मध्यकाल में आदिकाल की बात करेंगे, जब तो प्राकृतिक पढ़े लिखे लोग नहीं है कि जिन प्राकृत आती तो वही पंडित कविता करते थे, बल्कि जन साधारण की बोली में गीत गाए जाते थे, दोहे गाए जाते थे, आदि प्रचलित चले आते रहे होंगे, जिन्हें पंडित लोग गवारू समझते रहे होंगे। यानी कहते हैं जो प्राकृत के अलावा जो अन्य भाषा का जो प्रयोग कर रहे होंगे, तो उन्होंने गवारू समझा होगा। जैसे संस्कृत के अलावा अन्य भाषा में अगर कोई लिखता है तो उसको गवारू समझते, तो ऐसा ये किसका कहना है? ऐसी कोटेशन रामचंद्र शुक्ल जी की है। ऐसी कोटेशन राम अब देखिए, हर्षवर्धन ये आगे कहते हैं कि हर्षवर्धन के उपरांत ही साम्राज्य भावना देश में अंतर्निहित हो गई थी, खंड खंड होकर। जैसे भाई जब हर्षवर्धन का शासन खत्म हुआ, ठीक है, तब सब अपनी अपनी शक्तियां जो उनके अधीन काम करते थे उन्होंने भी अपनी अपनी शक्तियां शुरू कर दी। और फिर अलग अलग रजवाड़े अपनी अपनी शक्तियों के लिए लड़ने लगे, कोई गरवार बन के, कोई चौहान अपने अलग अस्तित्व रखने लगे, चंदेल अपना अस्तित्व रखने की कोशिश करने लगे, परिहार अपना। और इस प्रकार क्या हुआ, राजपूत पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित। पश्चिम, अब जब मैप देखोगे तो पश्चिम की तरफ क्या पड़ता है? राजस्थान गुजरात पड़ता है। और इधर के लोग आपको पता है आज भी ये बेल्ट यही होती है। वे अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा करते थे। चौहान गहवार से चंदेल से आपस में लड़ने लग गए, क्योंकि एक एक जो शासन के नीचे, झंडे के नीचे जो काम करते थे, वो हर्षवर्धन का शासन खत्म हो गया था। फिर क्या हुआ, ये आदिकाल की जो अभी अभी पढ़ा हूँ, आप सोच रहे होंगे कि अभी रचनाओं पे क्यों नहीं है, ये रचना क्यों लिखी गई है, उस एक छोटा सा प्रकरण पढ़ाने के बाद आगे मैं शुरू करता हूँ। लड़ाई किसी आवश्यकता की नहीं होती थी, कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन मात्र, कभी कभी अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए लड़ पड़ते थे।
और बीच बीच में क्या हुआ, मुसलमानों के हमले भी होते रहते थे। सारांश यह है कि जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है, वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था। अब ये क्या कहना चाहते हैं आगे, जब बिस्लदेव रासो पर परमार लासो और आप पृथ्वीराज रासो पढ़ोगे तो वो कारण क्या था, जब ही हिंदी का अभ्युदय हो रहा था और उसी समय स्थितियां बनी हुई थी। ठीक है, तो ऐसे कोटेशन आपसे पूछ लिया जाए, इंटर आप हमेशा साक्षात्कार के लिए भी तैयार रहिए। साक्षात्कार में पूछ लिया जाए कि ऐसी ही रचना क्यों लिखी गई, रासो ही क्यों लिखा गया, तो आप क्या उदाहरण देंगे बताइए। तो आपको बताना पड़ेगा ना कि ये सब उस समय तो भाट और चारण किसी राज्य के, उस समय जो भाट और चारण थे किसी राज्य के पराक्रम या विजय या शत्रु कन्या हरण आदि का अति युक्तिपूर्ण आलाप करना, रण क्षेत्र में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंग भरा करता था। यानी कि जो भाट था वो भी एक सैनिक ही था, और वो जाता था शत्रु कन्या का हरण करने के लिए। उसको कहता था इतनी सुंदर कन्या है, आप इसको पा लीजिए, किसी तरह पाले, और वीरों के हृदय में और वो वीर रस भरने का प्रयास करता था अपने छंदों के माध्यम से, वही सम्मान पाता। यानी कि वो कहता था अगर ये सब कुछ कर, अगर कोई कर पाता था तो वही सम्मान पाता था। ये आज भी राजनीति में यही है, जो नेताओं को गलत दिशा की तरफ ले जाता है तो उन्हीं को कहा जाता है कि अच्छे एडवाइजर है। तो यही चीज उस समय भी होती थी। अगला क्या है, इस दशा में काव्य और साहित्य के भिन्न भिन्न अंगों की पूर्ति और समृद्धि का सामुदायिक प्रयत्न कठिन था। उस समय तक केवल वीर गाथाओं की उन्नति संभव थी। यानी कि उस समय ऐसे वैरायटी नहीं हो सकती थी, केवल काव्य का एक ही रूप ज्यादा चलता, वीरात्मक चीजें कहीं कहीं श्रृंगार की दिखी। लेकिन फिर आगे आप शुक्ल जी ने पता ही है, मैंने आपको पहले भी पढ़ा है कि श्रृंगार की जब वो अनुपात लगाएंगे तो श्रृंगार की कम दिखाई देंगी, इसलिए वीरता की चीजें रचना, इसलिए उसको वीर गाथा काल बोलेंगे। फिर वो कहते हैं आगे क्या कहते हैं, शुक्ल जी कहते हैं कि इस वीर गाथा काल को हम दो रूपों में पाते हैं। ये कहते हैं जो वीर गाथा काल है ना, हम इसको दो रूपों में पाते हैं। एक तो क्या है भाई, मुक्तक के रूप में भी, और दूसरा हम प्रबंधक के रूप में भी। ठीक है, और फुटकर रचना को विचार छोड़कर यहाँ वीर गाथा आत्मक प्रबंधों का ही उल्लेख किया जाता है। ठीक है, जैसे यूरोप में वीर गाथाओं का प्रसंग युद्ध और प्रेम रहा है, वैसे ही यहाँ भी था। यानी कि कहते हैं जैसे वीर गाथाओं में केवल युद्ध और प्रेम दिखाया जाता था ना, वैसे ही यहाँ आदिकाल में रासो साहित्य में युद्ध और प्रेम ही दिखाया गया था। ठीक है, जैसे विदेशों में साहित्य में जो दिखाया गया, किसी राजा की कन्या के रूप रूप का संवाद पाकर दल बल के साथ चढ़ाई करना। यानी कि आप जब देखोगे कि किसी भी राजा की कन्या के बारे में तारीफ कर दी जाएगी और उसको सुनकर राजा बगला जाएगा और वो उसको पाने के लिए चढ़ाई कर देगा दूसरे राज्य पर। ठीक है, यही चीजें, और प्रतिपक्षियों को पराजित कर उस कन्या को हर कर लाने के वीरों के गौरव और अभिमान का काम माना जाता था। इस प्रकार इन कर्तव्यों में श्रृंगार का थोड़ा वे मिश्रण रहता है। यानी कि उसकी जैसे ही तारीफ की, वो तो चलो श्रृंगार मान लीजिए, उसके नैन नक्श के बारे में बताया, ये चीजें तारीफ है, श्रृंगार दिखेगा वहां, लेकिन बाकी जो चीज उसको पाने में करेगा वो प्रधान रस वीर रस ही होगा। ये बोलते हैं श्रृंगार रस तो वहां केवल सहायक के रूप में, ये पंक्तियां पूछी गई, श्रृंगार रस तो केवल सहायक के रूप में रहता था। ठीक है, फिर कहते हैं ये वीर गाथा है। अब मैं आगे बताता हूँ, ये वीर गाथा दो रूपों में मिलती हैं। वहां वीर गाथा के भी दो रूप बताए, यहाँ वीर गाथा भी दो रूप में बताए, एक तो प्रबंध काव्य के साहित्य के रूप में और एक वीर गीतों के रूप में, जैसे बैलेट्स बोलते हैं, बैलेट्स इंग्लिश में होता है, उसी प्रकार यहाँ हिंदी में वीर गीत होते हैं। साहित्यिक प्रबंधों के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वह पृथ्वीराज रासो। यानी कि कह रहा है कि अगर साहित्यिक प्रबंध के रूप में सबसे प्राचीन अगर ग्रंथ माना जाता है वो पृथ्वीराज रासो है। लेकिन इसके बारे में भी कोई इसको प्रमाणिक मानता है, कोई वो आगे आगे देते हैं। वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक बिसल देव रासो मिलती है। यानी कि अगर वीर गीत की बात की जाए, सबसे पहले अगर पुरानी बात की जाए तो बिसल देव रासो मिलती है। यद्यपि उसमें समय अनुसार भाषा में परिवर्तन का आभास मिलता है। यानी कहते हैं जो बिसल देव रासो है ना, इसमें लगता है कि समय समय में कुछ भाषा बदली, यानी से लगता है किसी को जोड़ दिया गया, पहले कुछ और था फिर बाद में कुछ और जोड़ दिया गया, ये दिखाई देती है। जो रचनाएं कई सौ वर्षों से लोगों में बराबर गाई जाती रही हो, उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती। ये इनका कहने का मतलब है, किसी रचना को गेय रूप में लिखा गया हो, गाया गया हो, तो आप क्या सोचते कि आज मान लीजिए कोई गीत है, कोई भोजपुरी गीत है, कोई हरियाणवी गीत है, आज अगर हमारी माता पिता जैसे माँ गा रही है तो क्या आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां भी ऐसी गाएगी, उसमें कुछ ना कुछ तो चेंज कर ही देगी। तो वही बिसल देव रासो में हुआ। ठीक है, इसीलिए इस बिसल देव रासो
के बारे में ऐसे कहते हैं, ऐसे उदाहरण जैसे परमाल रासो का एक हिस्सा है आला खंड, तो उसमें भी यही चीजें हुई। तो ये थी शुक्ल जी की प्रकरण 3 को लेकर ये चीजें, ठीक है, कि भाई वीर रचनात्मक कैसे लिखी गई। अब आज पहले जो, जब आप वो पुस्तक खोल के बैठोगे तो रामचंद्र को इतिहास पढ़ोगे तो उसमें सबसे पहली जो बात उठेगी किसी भी रचना की, वो खुमान रासो की उन्होंने शुरुआत की है। खुमान रासो, किसकी बात की है भाई? खुमान रासो। खुमान रासो का समय इन्होंने कहा है कि 1810 से लेकर 1000 के बीच में चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के 3 राजा हुए। इनको कहना कि 1810 और में 3 राजा, अब कहा नहीं जा सकता कौन सा खुमान है। लेकिन क्या कहते हैं, कर्नल टाड ने इसको एक मानकर इनके युद्धों का विस्तार से बना के कर्नल टाड बोलते हैं कि राहुल खुमान नाम का एक ही व्यक्ति था, लेकिन ये 3 राजा हुए हैं, इनके बारे में बताएंगे। उनके वर्णन का सारांश यह है कि काल भोज यानी बाप्पा, बप्पा के पीछे से खम्मान गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है और जिसके समय बगदाद के खलीफा अलमान ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। यानी कि कह रहा है कि एक बप्पा नाम का शासक था, और राजस्थान में मेवाड़ में उसका इतिहास भी है। कहते हैं कि बगदाद की में खलीफा था अलमान नाम को, उन्होंने चित्तौड़ पे हमला किया था। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में बात होती है। तो खुम्मान की सहायता के लिए बहुत से राजा आए थे और चित्तौड़ की रक्षा की थी। अभी देखो, खुम्मान ने 24 युद्ध किए, विक्रम संवत 869 से लेकर 893 तक राज्य किया। ये याद करने की चीज नहीं है, बस आप सुनते जाओ। यह समस्त वर्णन दलपति विजय नामक किसी कवि के रचित खुमान रासो के आधार पर लिखा गया है। यानी कि ये कह रहा है कि जो वर्णन है ना, दलपति विजय नामक, दलपति विजय नामक इसका तो रचनाकार है, खुमान रासो का, ये तो दलपति विजय लेखक है तो इसने लिखा है। पर इस समय खुमान रासो की जो प्रति जो फोटो कॉपी मिलती है वह अपूर्ण है। उसमें महाराजा प्रताप सिंह का तक का वर्णन है, प्रताप सिंह तक का वर्णन है इसमें। काल भोजन बप्पा से लेकर तीसरे खुमान तक की वंश परंपरा इस प्रकार, यानी कहते हैं कि ये जो 3 लोग हैं ना, एक ऐसे थे जो काल भोज थे, जिसका दूसरा नाम बप्पा था। फिर उसके बाद खुमान आते हैं, फिर उसके बाद मट भट्टा सिंह आते हैं, खुमान दूसरा आता है, फिर महानायक खुमान तीसरा आता है। ये एक ऐसे जैसे पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, तृतीय, ऐसे काल चलता है ना, वैसे एक कह लीजिए। ये चीजें इसको देखने की यहाँ जरूरत नहीं है। इन्होंने कहता है एक तो पहला तो विक्रम संवत की 810 से लेकर 865 के बीच में आता है, दूसरा जो खुमान आता है विक्रम के 800 से, तीसरा, ये 3 खुमानों की बात ये है कि खुमान रासो की मौलिकता को लेकर यहाँ सवाल उठ रहा है। बस बात इसका पूरा सारांश यही था। अच्छा, अब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं अतएव यदि यदि खुमान रासो से अलमायु की सेना से लड़ाई हुई होगी, खुद बोल रहे हैं, हुई होगी, तो उसी के नाम पर खुमान रासो की रचना हुई होगी। यह नहीं कहा जा सकता कि इस समय जो खुमान रासो मिलता है उसमें कितना अंश पुराना है। उसमें महाराणा प्रताप सिंह का तक का वर्णन मिलने से निश्चित रूप से कहा जा सकता है। भाई क्या कहा जा सकता है कि जिस रूप में ग्रंथ अब मिलता है वह उसे विक्रम संवत की 17वीं शताब्दी से प्राप्त हुआ होगा। यानी कि जब महाराणा प्रताप भी अगर उसमें शामिल कर लिया गया है तो समझ लीजिए कुछ नया नया सा ही यही है, उसी इसी समय प्राप्त हुआ होगा। अब ये तो बोल दिए शुक्ल जी ने खुमान रासो के बारे में, जब आप पढ़ोगे। लेकिन आप क्या खुमान रसो के बारे में केवल एक ही इतिहासकार ने बोला होगा? अब मैं इसलिए तो कहा था, अब मेरे यूनिकनेस क्या है आप लोगों के लिए, मैंने यही शामिल कर दिया। अगला ही इसी पीडीएफ के अंदर मैंने शामिल कर दिया हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, आचार्य प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने क्या बोला, इसी को माना, अलग से नहीं पढ़ा रहा मैं, आचार्य प्रसाद द्विवेदी को यही अपने अटैच कर दिया है, ठीक है इसको। अब इसको कैसे करेंगे? अब आचार्य प्रसाद द्विवेदी का क्या कहना कुमार रासो के बारे में, वो ये कहते हैं, आप अपने दिमाग में रामचंद्र शुक्ल की धारणा भी ध्यान में रखो। और जस्ट इसके बाद इनका खंडन करने के लिए कौन आते हैं? आचार्य प्रसाद द्विवेदी आते हैं। तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने क्या बोला है? वर्तमान एक वर्तमान खुमान रासो से महाराणा राज सिंह, यानी कि जो वर्तमान खुमान रासो है, महाराजा राज सिंह का जो राज्यकाल जिसका 1652 से 1700 ईस्वी तक रहा, के राजा का वर्णन है। यानी कि अभी जो खुमान रासो मिली है ना, उसमें यहाँ तक का वर्णन है, क्योंकि खुमान रासो कई रूपों में मिली है। स्पष्ट है कि यह ग्रंथ उतना प्राचीन नहीं है, ये कहना है कि ये इतना पुराना नहीं है जितना समझा गया, ठीक है। मोतीलाल मेनारिया, ये बहुत बड़े इतिहासकार हैं, ने राजस्थानी भाषा और साहित्य में लिखा कि ये तपागच्छीय जैन साधु शांति विजय के शिष्य थे। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो खुमान रासो जो दलपति विजय ने लिखा है ना, ये शांति विजय के शिष्य थे। इनका असली नाम दलपत था।
यानी कि जिन्होंने खुमान रासो लिखा है दलपत ने, उनका असली नाम दलपत था। फिर बाद में बदलकर दौलत विजय रख दिया गया इसने अपना नाम। और हिंदी के विद्वानों ने इन्हें मेवाड़ के रावल खुमान का समकालीन होना अनुमानित किया है, जो गलत है। यानी कि मेनारिया साहब कह रहे हैं कि जो इतिहासकारी है, जो इन्होंने विद्वानों का अपना मेवाड़ का रावल खुमान का समकालीन मान लिया ना, यही गलत है। अब जब खुमान का समकालीन दलपति विजय नहीं है, तो जाहिर सी बात है फिर तो उसने लिखा ही नहीं। तो अब इसका हल क्या दे रहे हैं आगे? आगे दे रहे हैं कि वास्तव में मैं इनका रचनाकाल 1730 से लेकर 1760 के मध्य तक है। यानी कि मेनारिया साहब बोलते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक में इसका जिक्र आता है कि मेनारिया साहब का मानना ये है। इस ग्रंथ, ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं बोल रहे, याद रखना, श्री मोतीलाल मेनारिया जी बोल रहे हैं, जो राजस्थान के बहुत बड़े इतिहासकार और साहित्यकार। इस प्रकार इस ग्रंथ की चर्चा हिंदी साहित्य का आदिकाल में नहीं होनी चाहिए। अब बताइए, जब समय 1730 हो गया और 1760 हो गया, 1730-60 में तो हमारे यहाँ पर बताइए, 1730 के बाद 57 माइनस करोगे तो अब क्या बचेगा? वहां आदिकाल रहेगा? खत्म, खत्म ही बात है भाई। समझ में आया ना? जब इसको सम्मत को ईस्वी में बदलोगे तो क्या वो आदिकाल में फिट बैठेगा? नहीं बैठेगा। 1050 से 1375 में फिट बिठा दोगे इसको? नहीं बिठा पाओगे। तो ये जाली है। ये मतलब जाली तो नहीं कह सकते। ये दलपति विजय वो दलपति वाला विजय नहीं है, ये वो कुमार नहीं है जिसका जिक्र किया। आगे और क्या होता है? फिर आगे डॉक्टर नगेंद्र हर, ये तो हो गया हजार प्रसाद द्विवेदी की, तो इतना ही मानना था उन्होंने मेरा। अब दूसरा मैंने आपके लिए पुस्तक कौन सी ली भाई? हिंदी साहित्य का इतिहास, संपादक जिन्हें डॉक्टर नगेंद्र ने हरदयाल ने किया है। यानी कि नगेंद्र जी का इतिहास मैंने लिया, जिनका नगेंद्र जी का तो इतिहास नहीं कहेंगे, उनके द्वारा संपादित की गई पुस्तक को मैंने लिया। उसमें क्या कहा गया है खुमान रासो को लेकर? अभी दिमाग अपने खुमान रासो का रखना, खुमान रासो के ऊपर ही चर्चा हो रही है, जो भी हो रही है। कमेंट देख लेता हूँ, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। 1 मिनट, 1 मिनट में आता हूँ, जस्ट मिनट। हमारे जो चित्रपट को लेकर थोड़ी आपको समस्या आ रही होगी, हम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। उसको आधार बना के आप अपने कंटेंट पे फोकस रखिएगा। ठीक है? तो मैंने आपको सामने ही बताया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को मैंने क्यों रखा है, और अब मैं डॉक्टर नगेंद्र साहब को क्यों आगे रख रहा हूँ। ठीक है? हिंदी साहित्य का इतिहास देखो, मैं बिल्कुल सीरीज से चल रहा हूँ। ऐसे नहीं कि बच्चन सिंह को आगे ला दिया, हजार प्रसाद द्विवेदी का। जिसका जो भी संपादन काल रहा है, जिसकी जहाँ विशेषता मुझे दिखी, अब इसको यहाँ रखना चाहिए, उसी को मैंने लिया। वरना बहुत भारी भारी भरकम है। खुमान रासो पे तो बहुत कुछ बातें रखी गई है। तो अब चलते हैं डॉक्टर नगेंद्र को। नगेंद्र के बारे में क्या बोला? वास्तविकता यह है कि इस 1 मिनट, पेन लिया जाएगा। हाँ, तो साथियों, वास्तविकता यह है, अब नगेंद्र जी का, जिसने नगेंद्र की पुस्तक में किसी ने आदिकाल के बारे में लिखा, उनका कहना है। अब ये काम आपका है कि किसने आदिकाल के बारे में वहां अपना लेख लिख रखा है। वास्तविकता यह है कि इस काल का मूल रूप 9वीं शताब्दी में लिखा गया था। अभी इन्होंने कुछ और भी बड़ी बात कह दी। मोतीलाल मेनारिया जी की जो बात थी, उसको भी यहाँ और भी चुनौती दी जा रही है। उनका कहना है, ये कह रहे हैं कि यहाँ मूल रूप, ये रिसर्च पे लिखा हुआ कार्य संपादन पे, तो ये कह रहे हैं कि 9वीं शताब्दी में लिखा हुआ, 9वीं शताब्दी में ही इनका ओरिजिनल रूप दिखाई देता है। ये किसी का कथन नहीं है। ये वैसे ही बात चलेंगी, कथन चलती ही डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी और उधर कथन। कथन क्या होता है? कथन होता है किसी को मौलिकता हो, लेकिन ये कथन के रूप में आपकी परीक्षा में नहीं पूछे जाएगा। ये एक जानकारी रखो कि 9वीं शताब्दी में लिखा हुआ ये जान पड़ता है। साक्षात्कार में आप इनका आधार बना सकते हो। तत्कालीन राजाओं के सजीव वर्णन, उस समय की परिस्थितियों के यथार्थ ज्ञान और भाषा के आरंभिक हिंदी रूप के प्रयोग में इसी तथ्य के प्रमाण मिलते हैं। यानी कि ये कहते हैं, उन राजाओं का, जो राजा जो युद्ध लड़ते हैं, उनका सजीव वर्णन दिखाया गया है। उस समय की क्या परिस्थितियां रही, उसका यथार्थ ज्ञान हमें इससे प्राप्त होता है। और उस समय की भाषा के आरंभिक हिंदी का रूप कैसा था, ये हमें इस द्वारा प्रमाण मिलते हैं। किसमें? खुमान रासो के बारे में। खुमान रासो किसके द्वारा लिखी गई है? दलपति विजय के द्वारा। इसका समय कब तक मान ले हम? अगर ये शुरुआत हो 9वीं शताब्दी मान लीजिए। अब आगे और लिखते हैं, नगेंद्र सिंह के इतिहास में ये बात होती है, वृत्त संग्राहकों के पास इतिहास को समझने की पैनी दृष्टि नहीं थी। अच्छा भैया, पैनी दृष्टि नहीं थी, क्या बात!
वृत्त संग्रह का जो वृत्त मिले, जो पांडुलिपियां मिली, उनको समझने में पैनी दृष्टि नहीं थी इतिहासकारों की। तो फिर क्या था भाई, इसलिए राजस्थान में रहते हुए भी वे आदिकाल की संपत्ति को भक्ति काल और रीतिकाल के भंडार में डालने का द्रोह ग्रह करके यश अर्जित कर रहे हैं, जबकि वह संपत्ति उन कालों की प्रवृत्ति से किसी भी रूप में मेल नहीं खाती। यानी कि यह कह रहे हैं कि कई लोगों ने इसको आदिकाल की ना मान के रचना और इसको भक्ति काल में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और उनको वो ऐसा दुर्भाग्रह कर रहे हैं, और इसको जो उनको यश में मिल रहा है प्राप्ति नहीं। यानी ये मोतीलाल मेनारी की तरफ भी कुछ संकेत हो रहा है ना, उन्होंने संकेत किया था कि ये नहीं खाती। ठीक है, इन लोगों ने रचनाकारों के नाम के संबंध में भ्रम पैदा किया है। यानी कि इन्होंने खुमान रासों के 3-4 नाम बता के ये भ्रम पैदा किया है, इसलिए इसको अपने भक्ति काल की तरफ मानने का प्रयास किया है। अधिकांश विद्वानों ने 9वीं शताब्दी के खुमान नरेश के समकालीन दलपति विजय को, अधिकांश लोगों कहते हैं 9वीं सदी के दलपति विजय के खुमान रासों का रचयिता माना, जबकि वृत्त संग्रहताओं ने यह सिद्ध करने का असफल चेष्टा की कि उसका रचयिता 17वीं सदी ईस्वी का दलपति विजय नाम का कोई जैन साधु था। यानी कह रहा है कि अगर ज्यादातर लोगों का तो मानना 9वीं शताब्दी, अगर ये 9वीं शताब्दी सही हो जाए तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर तो हमारी रचना है, ये हमारे आदिकाल की रचना है। अगर इसको 17वीं शताब्दी मान लेंगे और उस समय का कोई दलपति विजय नाम का व्यक्ति मान लेंगे, तो फिर वो जैन साहित्य के अंतर्गत आ जाएगा, तो आदिकाल से तो वैसे भी कट जाएगा वो। ठीक है, तो फिर उसमें शब्द भी ऐसे आ जाएंगे, फिर उसको भक्ति हम वीरता से कैसे जोड़ पाएंगे, फिर हम इसमें भक्ति ढूंढने का प्रयास करेंगे या रीति ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो इनका ये मानना है। फिर आगे क्या है, यह साधु, यदि जैन साधु ने इसे लिखा होता तो निश्चय इसमें धर्म भावना किसी न किसी रूप में व्याप्त मिलती। यानी कहते हैं अगर ये जैन साधु या बौद्ध साधु किसी के बारे में अगर लिखा होता तो कहीं ना कहीं धर्म तो दिखाई देता ना। इसमें तो केवल वीर रस और श्रृंगार रस ही दिखाई दे रहा। तो ये कहीं ना कहीं बात सही भी है। तो आप पता चला ऐसी महत्वपूर्ण पंक्तियां कैसे निकाली जा सकती है। आप इतने बड़े पढ़ते हैं तो ये चीजें निकाल देते हैं, और यही साक्षात्कार में बोलना होता है, और कोई अलग से थोड़ी आएगा आपको साक्षात्कार की तैयारी करने के लिए। अब इनके बारे में यही नगेंद्र की ही मैंने किताब ली है, उसी से पुस्तक ली है। इस ग्रंथ की प्रमाणिकता हस्तलिखित प्रति पूना के संग्रहालय में सुरक्षित है। यानी कि भाई म्यूजियम है पूना में, वहां पर इसकी फोटोकॉपी या पांडुलिपि रखी गई है। यह यानी कि खुमान रासो, यह 5,000 छंदों का विशाल काव्य ग्रंथ है। यानी आपसे पूछ लिया जाए भी खुमान रासो में कितने छंद है, तो 5,000 छंद है। राजाओं के युद्धों का और विवाह के सरल वर्णनों में इस काव्य की भावभूमि का विस्तार यहाँ दिखाई गया है। संदर्भानुसार नायिका भेद इसमें है, सट ऋतु का इसमें वर्णन चित्रण है, राजाओं की प्रशंसा और इसका मुख्य प्रतिपाद्य है यानी कि श्रृंगार। कहीं कहीं वीर रस के साथ श्रृंगार रस की धारा भी इसमें अंत तक चली जाती है। और वह वस्तु वर्णनों में पर्याप्त रमणीयता है, इसमें दोहा है, सवैया है, कवि छंद प्रयुक्त है। तो ये ऐसी ये चीजें हुई गई। अब इनमें एक उदाहरण दिखाया गया है, नगेंद्र जी की किताब में खुमान रसों का उदाहरण दिखाया गया है, जिसमें लिखा गया है, पीहू चितोड़ न आऊ सावन पहली तीज, जो वही बाट बिरहनी खिन खिन अनवई खीज, संदेशो पिन साहिबा पाछो फिरिए न देहे, पंछी घाल्या पिंजरे छुटन रो संधे। ठीक है, तो ये ऐसी ऐसी पंक्तियां पूछी जाएगा। प्राचीन में मुद्रण के अभाव के कारण, यानी उस समय प्रिंटिंग के अभाव के कारण लिपिकर्ता जैसा लिखते थे वैसा ही ग्रंथ भाषा का रूप हो जाता था। धार्मिक साहित्य में धार्मिक भावना के कारण शब्दों के मूल रूप में रक्षा का प्रयत्न किया जाता था, किंतु रासो काव्य के प्रति ऐसा वैसा कोई आग्रह नहीं होता था। यानी कि अगर ये धार्मिक ग्रंथ होता ना तो इसमें कुछ न कुछ जोड़ने का घटाने का कुछ करते, लेकिन रासों में जैसा लिख दिया गया वैसा ही होता था। अतः यानी इसलिए उनकी भाषा पर लिपिकर्ता यानी स्क्रिप्ट लिखने वालों की भाषाओं के रूप प्रभाव को पढ़ते रहते थे। इस काव्य की भाषा के साथ भी यही हुआ होगा। यानी कि जो लिखता था बोलते थे, और जो सुनता था तो उस समय जो लिखने वाला था उसमें हो सकता है भाषा का फेरबदल दिखाई दिया। तो इस आधार पर इसको आप ठुकरा नहीं सकते कि आदिकाल की रचना नहीं है। अब ये तो हो गया खुमान रासों के बारे में। खुमान रासों के बारे में देखिए, आप पीछे से देखते आए हैं, हमने देखो हिंदी साहित्य का इतिहास लिया खुमान रासों के बारे में, प्रकरण 3 भी आपको बताया, प्रकरण 3 आपको समझाते हुए फिर हम देखो खुमान रासों के बढ़ाते हुए फिर प्रकरण 3 हम पढ़ा रहे थे। उसी के बीच में फिर हमने कुमार रासो से शुरुआत की आज की रचनाकार के रूप में। फिर हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी को भी कोट किया वहां पर,
और फिर हमने नगेंद्र जी को भी कोट किया। और फिर ये नगेंद्र जी पे हम बात करें, देखो एक छोटी सी रचना को पढ़ने के लिए इतनी लंबी वीडियो और इतना लंबा कंटेंट हो तभी पढ़ा था। हम क्या करते, खुमान रासो दलपति विजय ने लिखा, इतना लिखा, इसमें एक कहानी थी, बस बात खत्म। ऐसे कोई परीक्षा नहीं निकलती है। अब अगली रचना को भी हम ले रहे हैं, तो उसमें भी हम हिंदी साहित्य को ही ले रहे हैं। आपको कोई कमेंट, कोई क्वेरी हो तो आप बताइए। आई होप आपका सब सही सही चल रहा है। चलिए। हाँ, तो हिंदी साहित्य में अब दूसरी रचना लेते हैं, रामचंद्र शुक्ल दूसरी रचना के क्या बारे में। अब बिसल देवराज से लेते हैं। बिसल देवराज से हर बार क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इसको नजरअंदाज न किए, आप इसका ध्यान रखिए। और बिसल देवराज के बारे में क्या है, क्या लेके आए हैं बिसल देवराज में। बिसल देवराज के बारे में ये है कि दलपति नाला कवि, एक नरपति नाला था, जिनका नाम था। अभी खुमान राष्ट्र तो दलपति विजय पढ़े, लेकिन इसका जो लेखक है वो नरपति नाला जी हैं। इनका कहना है कि, शुक्ल जी का कहना है कि कवि विग्रह राज चतुर्थ उपनाम विसल देव का समकालीन था। यानी कि ये कहते हैं कि जो नरपति नाला था ना, विग्रहराज चतुर्थ जिनका उपनाम बिसल देव का समकालीन था, यानी बिसल देव उस समय राजा थे, उसका ये समकालीन रहा है कवि, कौन, नरपति नाला। कदापि यह राजकवि था, यानी कि ये वहां अच्छी पोस्ट पे था, राजकवि था भाई। इसने विशलदेव रासो नामक एक छोटा सा ग्रंथ लिखा, जिसकी पृष्ठों की संख्या 100 थी, ठीक है। जो वीर गीत के रूप में है, यानी कि बैलेट के रूप में है। और ये वीर गीत इस ग्रंथ में निर्माण काल ये इन्होंने अपने खुद विशलदेव रासो के बारे में नरपति ने लिख दिया। 1272 मझारी, यानी कि 1272 मझारी, जेठ वदी नवमी बुधवारी, नाला रसायन आरंभ भई, यानी नाला ने ये शुरू किया। शारदा ठूठी ठूठी ब्रह्म कुमारी, ठीक है। तो 1272 का यह स्पष्ट अंतर है, यानी कि 1212। 72 शब्द बृहत्तर, यानी कि द्वादश सोहत्तर का रूपांतरण है, यानी कि द्वादश सोहत्तर का ये रूपांतरण है। अतः इसलिए हमने क्या करना चाहिए, 1272 का अर्थ हमें द्वादश सोहत्तर मान लेना चाहिए, इसका मतलब हमें 1212 मानना चाहिए। और विक्रम संवत की कौन से 1212 जेठ नवमी को बुधवार पड़ता है, ये बात बिल्कुल सही भी है। आगे चलते हैं। विग्रह राज चतुर्थ बिसल देव का समय यही 1220 के आसपास था, तो इसलिए यहाँ पर सही बात है। उसके शिलालेख में संवत 1210 से लेकर 1220 से ये चीजें प्राप्त हुई होती हैं। अब आता है कंटेंट के बारे में। उनका कहना है, शुक्ल जी का कहना है कि बिसल देव राष्ट्र में 4 खंड है भैया। और ये 4 खंड में लगभग 2000 चरणों में इसको समाप्त हुआ गया है। 2000 चरणों में समाप्त हुआ है। इसकी कथा वस्तु ये क्या है, इनका कहता है कि जो खंड है ना, ये 4 खंडों में है ना, तो पहला खंड जब पढ़ोगे ना भैया, तो उसमें आपको है ना मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती का विवाह बिसल देव से हुआ पढ़ोगे। यानी कि राजमती का जो परमार की पुत्री थी ना, बिसल राजमती, उसका विवाह बिसल देव से हुआ, आप उस चैप्टर में देखोगे। जब आप अगले खंड अध्याय में जाओगे ना, खंड दो में, तो वहां बिसल देव राजपति से रूठ कर है ना उड़ीसा की ओर प्रस्थान करेगा। और 1 वर्ष वहां रहेगा, यानी कि यहाँ कुछ जिद करेगी राजमती, तो ये कुछ पाने के लिए रूठ के जाएगा उड़ीसा। ठीक है, कौन जाएगा भाई, विशल देव जाएगा। फिर तीसरे खंड में क्या होगा भाई, जब पति किसी का चला जाता है तो फिर क्या होता है, फिर वो क्या होगा भाई, फिर वो बाद में वो विरह करती है, यही तो होता है ना। बाद में वो चीजें विरह में डूबती है। तीसरी बात, भोज का अपने पुत्र को अपने घर ले आना, और बिसल देव का वहां जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ आना। यानी कि कहने का मतलब क्या है, देखो ये हम ऐसे याद करते हैं, 4 दिन की जिंदगी है भाई। 4 दिन की जिंदगी है। पहले दिन की जिंदगी में क्या हुआ, शादी हो गई भाई, ठीक है। दूसरा दिन, शादी को 1 दिन हुआ नहीं है, दूसरे दिन रूठने का काम हो गया, ठीक है, रूठ गया भाई। तीसरे, जैसे रूठ के वो चला गया, तीसरे दिन फिर वो मनाने फिर आ भी जाता है, वो बीरे में डूबता है, तो ठीक है।
4 दिन की जिंदगी है, फिर वो घर आ गए और अपने जीने लेते को समझ में आ गए 4 दिन की जिंदगी है भाई, जी लेते हैं फिर वापस आ जाते हैं, ठीक है। अब क्या है, शुक्ल जी कहते हैं कि सम्मत के विचार, अगर 1212 की बात की जाए तो कवि अपने नायक का समसमय जान पड़ता है, यानी कि उसका समकालीन जान पड़ता है। अगर 1212 की बात हो रही है तो 1212 के आसपास ही नामक एक राजा का शासन भी था, तो ये चलता है, ठीक चलता है। लेकिन खुमान राष्ट्र जब पढ़ रहे थे वहां ऐसी चीजें नहीं थी, 100 वर्ष का गैप हो रहा था। पर वर्णित घटनाएं, यानी कि जो घटनाएं इसमें वर्णित की गई हैं, विचार करने पर विश्वल देव के बहुत पीछे की लिखी हुई जान पड़ती है। यानी कि अगर उसकी घटनाएं देखा जाए, उड़ीसा में जाना, ये चीजें करना, उस राजा से मिलना, युद्ध होना, अगर वो चीजें लगाई जाए तो ऐसा लगता है जैसे विश्वल देव का राज शासन खत्म हो चुका है तो उसके बाद की लिखी हुई है, जबकि उसके संबंध में कल्पना की गुंजाइश हुई होगी। यह घटनात्मक काव्य नहीं है, यानी कि इसमें घटनाएं कम है, वर्णनात्मक काव्य ज्यादा है। तो ये पूछा जा सकता है, ये शुक्ल जी ने किसके बारे में बोला कि ये घटनात्मक घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक काव्य है। इसमें दो ही घटनाएं हैं, एक तो विष्णुदेव का विवाह होना, एक तो ये है सीन, दूसरा क्या उसका उड़ीसा जाना, ठीक है। इसमें पहली बात तो कल्पना प्रस्तुत पड़ती है, तो पहले तो लगता है कि विश्वल देव का राजमती भोज की पुत्री के साथ होना उस समय का शासक था ही नहीं, ये कैसे हो सकता है। दूसरा क्या है, विश्वल देव में 100 वर्ष पहले की धार के प्रसिद्ध परमार राजा भौर का देहांत हो चुका था। यानी कि जब परमार राजा का भोज का देहांत हो चुका था तो उसकी पुत्री का से हो चुकी थी, तो अतः उसकी कन्या के साथ विश्वल देव का विवाह उसके पीछे कवि की कल्पना ही प्रतीत होती है। उस समय मालवा में भोज नाम का कोई राजा था ही नहीं भैया, विष्णुदेव के एक परमार वंश की रानी तो थी। यह बात परमार में उससे प्रसिद्ध चली आती है, क्योंकि उसका उल्लेख पृथ्वीराज रासों में भी है। ये कहते हैं कि हाँ एक रानी तो थी और उसकी भोज की ये चीजें हैं, लेकिन उसका नाम राजमती था, ये ऐसा कह नहीं सकते। इस बात को लेकर पुस्तक में भोज का नाम रखा हुआ जान पड़ता है। अथवा यह हो सकता है, क्या हो सकता है भाई, धार के परमारों की उपाधि ही भोज रही हो, यानी कि वो राजा भोज की बात नहीं कर रहा हो, उस समय ये टाइटल रखते हो भोज, शाम की उपाधि ही मिलती हो। तब कहा कि कोई भी भोज हो सकता है, उस समय कोई भी उस उपाधि को प्राप्त करता था, उसकी पुत्री यानी कि भोज की पुत्री राजमती कहलाई हो, और इस आधार पर इनमें से किसी की कन्या के साथ विष्णुदेव का विवाह हुआ, ये भी एक पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। कहीं ना कहीं शुक्ल जी अपना दिमाग लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, विष्णुदेव को सही साबित करने का। परमार कन्या के संबंध में कई स्थानों पर जो वाक्य आए हैं उन पर ध्यान देने से यह सिद्धांत पुष्ट हो जाता है। क्या पुष्ट हो जाता है भाई, राजा भोज का नाम कहीं पीछे से ना मिलाया गया हो। जैसे कि कुछ शब्द आ गए, कुछ वाक्य आ गए, जननी गौरी तू जैसलमेर, गोरडी जैसलमेर की, ऐसी चीज आ गई। आबू के परमार में भी राजपूताना फैले हुए थे, अतः है यानी कि इसलिए राजमती का उनसे किसी सरदार की कन्या से विवाह होना संभव है। यानी कि हो सकता है वो राजमती किसी सरदार की कन्या रही होगी और उसी कन्या का विवाह विश्वदेव से हुआ हुआ जान पड़ता है, ठीक है। फिर आगे क्या कहते हैं शुक्ल जी, दद्दा कहते हैं, नाहला के इस विश्वल देव में जैसा कि होना चाहिए था ना, तो उसमें उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, बिल्कुल जो पहले विद्यमान रासों में तो वो यहाँ नहीं है। न उसमें शौर्य पराक्रम का कहीं जिक्र है, न संघर्ष रस की दृष्टि से विवाह का और रूठ कर विदेश जाने का मनमाना वर्णन है। इसलिए इस छोटी सी पुस्तक को विश्वदेव जैसे वीर रासों को कहना खटकता है। यानी इसलिए जब भी आप वो अपने 12 ग्रंथों का जिक्र करेंगे ना, जब भी तो कहेंगे विश्वदेव रासों को अलग रखूंगा, विशल देवरासों को मैं नहीं मानूंगा उस चीज में, विशल देवरासों को मैं नहीं मानूंगा वीर रस, क्योंकि इसमें घटनाएं तो है ही नहीं, ठीक है, तो इसको मैं श्रृंगार काव्य ही मानूंगा। यह काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए इसे रचा गया था, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है, ठीक है। जब हम देखते हैं केवल गाने के लिए इसको रचा गया था, तो कहते हैं शुक्ल जी फिर तो अपने आप ही पता चलता था इसको क्या गीत का दे और क्या इसको प्रबंध काव्य बोले, ठीक है। आगे क्या है भाई, आगे हैं, आगे शुक्ल जी कहते हैं, दादाजी कहते हैं, आगे कहते हैं, एक मिनट को भाई, पेन चल के नहीं रहा, चलो हाँ, एक मिनट ले लेते हैं पेन।
इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट ले लेते हैं। हाँ, साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी थी। शुक्ल जी कहते हैं साहित्य की भाषा सामान्य हिंदी थी, जिसे क्या कहा जाता था जब पिंगल जुड़ जाती थी किसके साथ, राजस्थानी भाषा के साथ, जब ब्रिज जुड़ जाएगी तो पिंगल भाषा कहलाती थी। बिसल देवरासों में भी बीच बीच में बराबर इस साहित्यिक भाषा का प्रयोग होता था। भाषा की प्राचीनता पर विचार करेंगे तो पहले ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। क्या ध्यान में रखनी चाहिए दादा? कि गाने की चीज होने के कारण इसकी भाषा में समय का अनुसार बहुत कुछ फेर फार होता आया है। यानी कि कोई गाने की चीज है, उसमें कोई लिरिक्स चेंज कर देगा, कोई शब्दों का हेर फेर कर देगा, किसी को तत्सम बना देगा, किसी को तद्भव बना देगा, ये चीजें इसमें भी हो गई भाई। तो पर लिखित रूप में रक्षित होने के कारण उसका पुराना ढांचा बहुत कुछ बचा हुआ है। यानी कि जो चीज लिखा हुआ मिल गया ना, तो उसको तो हमने बचा लिया, लेकिन जो चीज गए रूप में गाई जा रही है उसको नहीं बचाया। जो उसमें क्या कहा कि एक शब्द मिला हमें, क्या शब्द मिला? मेल भी शब्द मिला। तो उसमें हम, उसका मतलब हुआ विधि। चित है शब्द मिला तो इसका मतलब है चित में। रण शब्द मिला तो रण में। प्राजही यानी प्राप्त हो या किया जाए, इन्हीं। वयोधर ऐसे शब्द यहाँ मिले। नैयर शब्द मिला तो उसका मतलब हमने नगर माना। प्रसाव शब्द माना तो उसका मतलब प्रसाद। तो ये शब्द आदि प्राकृत शब्द भी हैं जिनका प्रयोग कविता में अपभ्रंश काल से लेकर पीछे तक चला। यानी ऐसे ऐसे शब्द आए हैं जो प्राकृत के थे, जो के तो अपभ्रंश में भी आगे चलते रहे। उपरोक्त विवेचना की जो भी हमने अपने आप ही बात की है, तो उसमें कहते हैं दादाजी शुक्ल जी कहते हैं, विवेचनों के अनुसार यह पुस्तक न तो वस्तु के विचार से, अच्छा जी, न तो वस्तु के विचार से, न विचार से अपने असली और मूल रूप में कही जा सकती है। अच्छा जी। तो ये आप कैसे बोल सकते हैं? वो कहते हैं, फिर आगे कहते हैं कि राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीरानंद ओझा, यानी कि ये इतिहासकार हैं, गौरी शंकर ओझा जी ने इसे अमीर के समय की रचना कहा है। यानी कि ये अमीर के समय लिखी गई रचना है। राजपूतानों का इतिहास नामक भूमिका प्रश्न नंबर 19 से ये चीजें उन्होंने उठाई है शुक्ल जी ने। यह यह नरपति नाला की पोथी का विकृत रूप अवश्य है, जिसके आधार पर हम भाषा और साहित्य संबंधी कई तथ्य पर ये कह रहे हैं कि जो बिसलदेव रासो है ना, नरपति वाला जो बिगड़ा नरपति नाला ने कभी लिखा था, लेकिन उसको बिगड़ा टिगड़ा रूप जो भी हमारे सामने आया वो है। इससे बस कोई फायदा तो नहीं होता, लेकिन हमें ये पता चल जाता है कि उस बात अपभ्रंश किस प्राकृत से शब्द अपभ्रंश में आते आते भाषा के बारे में हमें बहुत कुछ यहाँ मिल जाता है। तो फिर वो कहते हैं, देखो ये तो हुई पहली बात, याद रखो क्या रखे भाई, पहली बात क्या है इनकी, पहली बात देखो ये है पहली बात। राजपूता के राजपूतों के एक भाट का अपनी राजस्थानी में हिंदी का मेल करना, जैसे कि माटी माटी का आख्या किया, चंदन काठ का मारवो, सोना की चोरी, मोती का माल इत्यादि, इसमें सिद्ध हो जाता है कि प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रिज और मध्य देश की भाषा, मध्य देश की भाषा आप समझ गए होंगे ना, जब हजार प्रसाद द्विवेदी समझाया तो मध्य देश की भाषा यानी कि सभी अवधि ब्रिज सब इसमें शामिल है, आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हो चुकी थी, जो चारणों में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। यानी कि पिंगल डिंगल तो सुना होगा, जब पिंगल ब्रिज जुड़ जाती है तो पिंगल हो जाती है, जो अपभ्रंश जुड़ जाती है वो डिंगल हो जाती है। ठीक है, तो ज्यादा पिंगल का प्रयोग किया। विशल देवरास में पिंगल इसलिए दिखाई देगा क्योंकि गैर रूप में गाया गया। अरे ब्रिज भाषा को तो गैर रूप में गा सकता है, अब अपभ्रंश को कैसे अच्छे रूप में गा पाओगे? तो अपभ्रंश के योग के से शुद्ध राजस्थानी भाषा का, अब इन्होंने डिंगल की परिभाषा दे दी, आपसे पूछ लिया जाए इंटरव्यू में तो डिंगल की परिभाषा क्या होगी, तो इन्होंने कहा कि अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था, अपभ्रंश के साथ जब राजस्थान जुड़ जाती है शुद्ध रूप में तो वो डिंगल बन जाती है। और जब राजस्थानी के साथ राजस्थानी के साथ जब अपभ्रंश नहीं रहती और ब्रिज होती तो पिंगल बन जाती है। ठीक है, दूसरी बात क्या बोले, पहली बात तो इन्होंने बता दी। दूसरी बात ये है भाई, जो साहित्य से संबंधित रखती है, जो साहित्य से संबंध रखती है क्या है, वीर और श्रृंगार का मेल। इस ग्रंथ में श्रृंगार ही की प्रधानता है। यानी कि अब इन्होंने वीर रस ग्रंथों में इसको जगह क्यों नहीं दी? क्योंकि इन्होंने कहा कि इसमें श्रृंगार ज्यादा है, श्रृंगार की प्रधानता है। वीर रस तो इसमें किंचित मात्र आभास होता है, वीर रस तो इसमें किंचित मात्र आभास होता है। संयोग और वियोग, यानी कि
विशल देव का रूस के जाना फिर वापिस आना, यही गीत के रूप में कवि गाते फिरते हैं। अब विशल देव रासो की कुछ ये पंक्ति पेपर में पूछ ली जाती है, तो इनके मूल टेक्स्ट में जो शुक्ल जी ने जो कुछ लिखा है उन्हीं को बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इनका विशल देव नागपति नाला के कुछ यहाँ पर आपको पद दिखाई देंगे, देखो। पर्णब सातो बिसल राय, ये बिसल देव के बारे में है। चरूर आशा सहूलिया बोलाई, यानी कि पर्णब, पर्णब का मतलब क्या होता है, ब्याहने, ब्याहने चला भाई, कौन, बिसल देव रासो राजपति को ब्याहने चला। दो, चरूर आशा, सामंतों को साथ लेकर भाई चला। सहू, सबको, बिसल देव रासो चला भाई शादी करने के लिए, ब्याह करने के लिए सभी सहू, ठीक है, सहू सबको, चौरासा यानी सामंतों को लेकर, ठीक है। जानी तनी, यानी कि बारात की, तनी यानी कि बारात की, यान की बारात की। जिरू रंग वाली पहरो जो टोप, यानी, ठीक है। हु औ पैसराऊ बिसल देर राव, आवी सयल, सब अतवेरी, अंतपुर, यानी कि अंतपुर की जो अंतपुर से वो चले थे वहां शादी करने के लिए, अंतपुर पहुंचे राव। रूप अप्रूव पेश ही, इसी स्त्री नहीं सयल संसार, ऐसे संसार में देखा नहीं गया। अति रंग स्वामी सो मिली राती, भेजू राजा भोज, या बेटी राजा भोज की से पुत्री से विशल देव का यहाँ शादी हुई। गर्भ करी उर्फ, उर्फ उर्फो, ठीक है, यानी कि खड़ा है। छई सांबरो राव, मोसरी का नहीं उर भुवाल। महाधरी, महाधरी यानी कि स्वामी राजा, सांबर उगई, चिहू तिसी थान जैसलमेर, यानी जैसलमेर के उधर की बातें हो रही हैं, ठीक है। तो ये देखो उड़ीसा, जब आप ये सब देखे तो आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं विशल देवरासो से ये चीजें उठाई गई हैं। अब ये देखिए, आप ये चीजें पढ़ गए, आप विश्वदेव रासो के बारे में किसने क्या बोला, शुक्ल जी ने क्या बोला, इतना तो आप समझ गए, एक ही जगह पर एक ही वीडियो में आपको ये समझ में आ गया। अब इसी के ऊपर आप, अब यहाँ से बात खत्म नहीं होती, अब इसी के अंदर कुछ ऐड ऑन तो करेंगे ना, कुछ नए तथ्य तो हमारे को पता होना चाहिए ना। आज की परीक्षा के लिए नए तथ्य सभी एक जगह पढ़ेंगे तभी हमारा काम चलेगा। अब इन्हीं के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या बोला, कौन सी पुस्तक में भाई, इनकी जो पुस्तक है ना, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनमें क्या बोला है भैया। ठीक है, चलते हैं इन्होंने क्या जोड़ा है भाई अपने गुरु के बातों में, और क्या ऐड ऑन कर दिया इन्होंने। तो ये उन्हीं का एक हिस्सा आ गया है कि ये चीजें, ये अभी रामचंद्र शुक्ल का ही हिस्सा है, इसको आप हजारी प्रसाद द्विवेदी में ना देखिए, ये शुक्ल जी की ही पंक्तियां है यहाँ पर। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या करेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहेंगे, ये कहते हैं कि बिशल देवराज भोज का समय समकालीन नहीं था, ये कहते हैं कि बिशल देव का वो समकालीन नहीं था, दोनों के समय में लगभग 110 वर्ष का अंतर दिखाई पड़ता है। अतिरंजित बातें तो इसमें बहुत है, उनका यथाकंचित समाधान ही कर लिया जा सकता है। जैसे कि बिशल देव रासो के अनुसार भोज ने बिशल देव को डालीसर, कुल्हार, गुजरात, ये सब चीजें है ना, उनको क्या दहेज के रूप में दिए थे। इसे हम आश्रित कवि की अतिरंजित कल्पना कह सकते हैं। इतनी, इतना कोई टोक, आज देखो राजस्थान में टोक कितना बड़ा, सांबर, गुजरात, इतना बड़ा कोई किसी को दहेज में दे सकता है, ऐसा कभी संभव नहीं है। किंतु बहुत ही काल विरुद्ध और इतिहास विरुद्ध बातें इसमें हैं, जिनका समाधान नहीं हो सकता। अगर नहीं यकीन होता, यही बात यहाँ तक तो उनका विचार है आचार्य प्रसाद द्विवेदी का। फिर आगे कहते हैं कि महामहों उपाध्याय डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने इसे विग्रह राज तृतीय माना है। जो चतुर्थ की बात हो रही है ना, वह ये तृतीय मानते हैं ये इतिहासकार। तो और किसी ऐतिहासिक संगति बैठा लेने का प्रयत्न, किसी प्रकार ऐतिहासिक संगति बैठा लेने का प्रयत्न यह है, किया है, परंतु विश्वदेव राजा बहुत प्रतापशाली राजा था। अगर कहते हैं कि विश्वदेव बहुत प्रतापशाली राजा था और सोम संस्कृत का अच्छा कवि भी था, उसने अपना हरिकेली विजय नामक नाटक शिलापट्टों पर खुदवाया था, तो उनके राजकवि सोमदेव ने ललित विग्रह नाम का एक नाटक लिखा था। तो राजपूताना म्यूजियम में सुरक्षित है, जो राजपूताना म्यूजियम में सुरक्षित है, ठीक है भाई। विशलदेव के और भी बहुत से शिलालेख प्राप्त हैं, उनसे विशलदेव जैसा प्रतापी राजा सिद्ध होता है। अगर उन बातों में देखा जाए तो ऐसा लगता है विशलदेव राजा बहुत अगर प्रसिद्ध था, बहुत सिद्ध था, तो उसका कोई भी वास विशलदेव रासों में नहीं मिलता। यानी कि जो विश्व देव रासो की कहानी है ना, उसमें न कोई युद्ध, न किसी शत्रु को हराना,
तो फिर वो चीजें है कि ये वो विशल देवरासो है ही नहीं जिसका जिसका संग्रहालय में हमें रखा गया। तो ये विशल देवरासो वो था ही नहीं। ये एक अलग इतिहासकार, एक अलग योद्धा के रूप में हो सकता है, ये कहने का ये ओझा जी का भी मानना है, और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी मानना है। इसका कोई भी सबूत नहीं है। यह समझ नहीं आता कि विशल देव का समसामयिक कवि, उसका समकालीन कवि उसकी वास्तविक विजय का वर्णन न करके कल्पित उड़ीसा विजय की कहानी क्यों कहेगा। यानी कि अगर सच में अगर वो ऐसा राजा रहा होगा, तो ऐसा कवि नरपति नाला ऐसा काम क्यों करेंगे कि वो उड़ीसा, उसके कोई लेना देना नहीं, फिर भी उड़ीसा को वहां उसने थोप दिया। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक से है। फिर कहते हैं ग्रंथ बराबर लिखा गया है, उसमें रासो गान किया गया है, मानते हैं। गायो हो रास सुने सब कोई, यहू हरिष गायन कही गाय। ये इस पंक्ति उसकी की है, विशल देवरास को। इससे ज्ञात होता है, इससे पता चलता है कि ग्रंथ की रचना गाने के लिए हुई होगी। यही बात रामचंद्र शुक्ल भी बोलते हैं, कहीं ना कहीं उस बात का ही समर्थन करते हैं। पर राजपूताना के कुछ विद्वानों ने जोर देकर कहा कि विशल देवरासो कभी राजपूतों में गाया ही नहीं गया। कहते कि विशल देवरास तो कभी राजपूत लोगों से हम मिले तो हमें पता चला कि हमने कभी इसको गाया ही नहीं। जैसे आला खंड तो गाते हैं, लेकिन इसको तो हमने कभी गाया ही नहीं। तो यह निश्चित हो जाता है, तो यह निश्चित है कि नरपति नाला विशल देव का समकालीन कवि नहीं था। शुक्ल जी ने भी क्या कहा, उन्हें भी कल्पना मात्र लगा, तो इन्होंने भी वही बातें की है, नहीं था। वर्तमान कालीन क्रियाओं का प्रयोग देकर भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। राजपूतानों के साहित्य में इस प्रकार की वर्तमान कालीन क्रियाओं का प्रयोग बराबर होता रहा है। इस यानी कि ऐसे शब्दों को देकर, क्रिया को देकर मत लगाओ कि पुराने ग्रंथ है, इतना पुराना नहीं है भैया। पुस्तक की सबसे प्राचीन प्रति हमें सम्मत 1669 यानी 1600, जब इसमें आप उसको माइनस कर दोगे तो इसमें 1612 आ जाएगा। प्रति ईस्वी में 1612, तो यह श्री मोतीलाल मेनारिया का विश्वास है कि नरपति नाला गुजरात के। अब मोतीलाल मेनारिया बहुत अच्छे इतिहासकार हैं, वो बहुत अच्छे रिसर्च करते हैं, तो उनका कहना है कि गुजरात के नरपति नाला नामक कवि से अभिन्न है। यानी कि जो नरपति नाला को गुजरात का बताया जाता है ना, ये उसकी प्रतिलिपि नहीं है। उनकी गुजराती रचनाओं में बिचल राशि की भाषा का आश्चर्यजनक साम्य है। यानी कि लेकिन उनका वो गुजरात को है तो नहीं, लेकिन फिर भी गुजराती शब्दों का उसमें आ जाना कहीं ना कहीं आश्चर्य करता है। मेनारिया जी के अनुसार विशल देव रासो का रचनाकार हमें क्या मानना चाहिए, 1545 और 60 के ईस्वी के बीच में मान लेना चाहिए। तक आते आते निकटता है, जिसकी पुष्टि उसकी भाषा से होती है, जो हरगिज 16वीं शताब्दी से पूर्व की नहीं है। हरगिज कहना है कि 16वीं शताब्दी से पहले की रचना है ही नहीं, बाद में ही लिखी गई है। तो इसको आदिकाल में आप बताओ, जब 16वीं शताब्दी के बाद में लिखी गई है, तो क्या 16वीं शताब्दी को आदिकाल के रूप में शामिल करोगे? तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर ये सवाल है। ठीक है, आया समझ में भैया? कोई किसी प्रकार की समस्या तो बताइए, कमेंट बॉक्स हम आपके देख लेते हैं। अगर कक्षा अच्छी लग रही है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आपको अच्छी नहीं लग रही तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और बीच में आप चाहो तो स्टॉप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चन सिंह को भी हमने यही साथ, अब कई दिन से कह रहे थे कि आप बच्चन सिंह को भी लीजिए। बच्चन सिंह की जहां जरूरत लगी हमने वहां लिया है। अब ये क्या कहते हैं भाई, ये कहते हैं बिसल देवरासो के बारे में, इनका भी अपने अलग से चैप्टर इन्होंने लिख रखा है बिसल देवरासो में। बिसल देवरासो, यहाँ कुछ नए तथ्य मिलेंगे, इनको एक एक चीज को नोट कर लीजिए। ये बिल्कुल एज इट इज लिख के आना लिखित परीक्षा में, क्योंकि बच्चन सिंह का लिखने की शैली बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा कंटेंट और कम शब्दों में, और बहुत अच्छा ये विवेचन करते हैं। देखो इनको कहना है कि बिसल देवरासो की विरह गीत काव्य है। एक तो विरह गीत काव्य का एक सवाल आ गया एक नंबर में वस्तुनिष्ठ में। इसके रचयिता नरपति नाला है, चलो ठीक है। ये अपने ऐतिहासिक तथ्य और रचनाकाल तथा भाषा के आधार पर यह अप्रमाणिक सिद्ध हो गई। ये बात भी अब कह दिया कि यह अप्रमाणिक सिद्ध हो गया है, लास्ट तक आ गया, नया इतिहासकार नहीं बोल दिया यह अप्रमाणिक है। रचनागत वर्तमान काल क्रिया से नरपति नाला बिसल देव का समकालीन तो प्रतीत होता है। संभव है नाला बिसल देव राज कवि रहा हो। विशल देव की विभिन्न प्रतियों से उसके रचनाकार की विभिन्न तिथियां, किसी रचना से हमें पता चल जाए कि इस समय लिखी गई थी, किसी समय ये पता चलता कि इस समय लिखी, इस समय लिखी, इस समय लिखी। यह कहना कि इसमें कौन सी तिथि प्रमाणिक है या प्रमाणिक नहीं है, कठिन है। लेकिन फिर आगे हवाला देते हैं शुक्ल जी का, इसका
1212 विक्रम संवत ठहराते हैं। अच्छा, जब हमने पढ़ा थी ये चीज आई थी क्या भाई? आई थी भाई। तो आपसे पूछ लिया जाए कि 1212 विक्रम संवत कौन ठहराता है, तो शुक्ल जी ठहराते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी इस तिथि पर मोहर लगाते हैं। और देखा, मैंने कहा था ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने समर्थन कर दिया तो उसका मोहर लग गई। और मोतीलाल मेनारिया इसके परवर्ती ठहरा था। अभी मोतीलाल मेनारिया के बारे में मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी बता रहा था, तो उन्होंने 1546 60 के बाद बताई ना। तो देख लो ना, बच्चन सिंह ने हमारे तरह ही पुस्तकें उठाई और उनका आधार बनाया और अपनी किताब छाप दी भाई। कुछ अपनी कुछ चीज तो जोड़ दी। लेकिन देखो, ऐसे हम भी चाहे तो इतिहास लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, बच्चन सिंह को भी उठा लेंगे और कोई खोज हो जाएगी तो हम भी लिख सकते हैं ना हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आप डरते क्यों हो इतना? ठीक है, वही चीजें इन्होंने लिखी है। भाषा के आधार पर इसका रचना निश्चित नहीं किया जा सकता। अब ये थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे कि भाषा के आधार पर इसका रचनाकार निश्चित नहीं किया जा सकता। यह गीति काव्य है और मौखिक रूप में गाया जाता रहा है, इसलिए इसकी भाषा निरंतर परिवर्तित हो। वही बात तो दोहरा रहे हैं, ये जो रामचंद्र शुक्ल दोहराए थे। यदि विश्वल देव का समय निर्धारित हो जाए तो समस्या का समाधान के निकट पहुंचा। अगर ये पता चल जाए ना कि विश्वल देव कौन सा है, किस समय उसका समय था, तो ये सारी ही कहानी यहाँ खत्म हो जाएगी। जो प्रमाणिक न मानने के बाद, जिस विग्रह राज का उल्लेख इस रासो में हुआ है वह कौन से विग्रह राज थे? चतुर्थ नंबर वाले थे, तृतीय नंबर वाले? बस ये पता चल जाए। ये सवाल पूछते हैं बच्चन सिंह। शुक्ल जी विग्रहराज चतुर्थ को विशल देव मानते हैं। उसका समय 1220 है। इसलिए इस पुस्तक में उल्लेखित निर्माण काल 1272 मझारी का उल्लेख हुआ है, जो हमने पढ़ा था। क्योंकि बिसल देव का विवाह धारापति की भोजराज कन्या से हुआ था, इसलिए वह तिथि असंगत सिद्ध हो गई। ठीक है भैया। क्योंकि भोजराज की मृत्यु इस विग्रहराज से 100 वर्ष पहले हो चुकी थी, तो शुक्ल जी ने संख्या 100 में उठाई, ये हमने पढ़ लिया है। उनका यह कहना है, जैसे पहले कहा गए आए हैं, अजमेर के चौहान राजा बिसल देव के बड़े वीर प्रतापी थे, तो उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध कई चढ़ाइयाँ की थी। किन्होंने? बिसल देव ने। पर नाहला विग्रहराज चतुर्थ का नहीं है, तृतीय का समकालीन था। ठीक है, ये चीजें भी हमने पढ़ भी ली थी कि पहले खंड में क्या बात है। यही चीजें पे पहले खंड में मालवा भोज की उसकी शादी का भी होना, ये होना, ये हमने पढ़ लिया था। अब यहाँ आते हैं संदेश राष्ट्र की तरफ। बिस्मिल राष्ट्र भी एक गे काव्य है, जैसे संदेश राष्ट्र है अब्दुल रहमान का, वो ऐसे बिस्मिल देव राष्ट्र भी एक गे काव्य है। फर्क यह है कि राष्ट्रों में कुछ घटनाएं भी जुड़ गई हैं, जबकि राष्ट्रक में घटनाएं नहीं है। यानी कि संदेश राष्ट्र में कोई घटनाएं नहीं है, बिसल देव राष्ट्र में घटनाएं जुड़ गई है। नाला एक और तो राजाश्रित है, यानी कि नाला नलपति नाला जो कवि है वो राजा आश्रित है। दूसरी ओर उसमें काव्य में लोक तत्व भी कम है, यानी कि लोक तत्व इसमें नहीं है, कहीं ना कहीं इसकी कमी बताई है, लोक तत्व नहीं है। इन लोक तत्वों के आधार पर किसी को जन कवि घोषित करना भ्रम पैदा करता है, जितना दिखाई देता है। संदेश राष्ट्रक में एक विरहणी नायिका पथिक से विरह संदेश भेजती है, यानी कि जो संदेश राष्ट्रक से कंपैरिजन करते हैं तो उसमें तो जो विरह में डूबी है ना, पथिक में, पथिक नायिका पथिक से रास्ते में जाने वालों से संदेश के कहते हैं, भाई जाइए मेरे पति को बताइए कि मैं बहुत तड़प रही हूँ। ठीक है, मैं विरह में लीन हूँ। ठीक है, ये बात है। लेकिन जो रासो की राजमती है ना, वो संदेश वाहक से अपना निवेदन भेजती है, यानी कि संदेश वाहक से। अब संदेश वाहक किसको बनाती है, ये बात आती है। राष्ट्र उड़ीस जो रासो में संदेश वाहक संदेश लेकर उड़ीसा जा पहुंचता है। किंतु जहां तक लोक तत्वों का संबंध है, राष्ट्र की अपेक्षा रासो में अधिक है। यानी कि लोक तत्वों की बात किया जाए ना, तो बिसल देव राष्ट्र से ज्यादा हमें संदेश राष्ट्र में दिखाई देता है। यानी कि इसमें लोक तत्व का भी अभाव है। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिसल देव राष्ट्र श्रृंगार कवि है, इसमें लोक तत्व के अभाव है, कि इस चीज की पुष्टि कीजिए, तो आप इनकी ये चीजें आप यहाँ से उठाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर मान ली इनका कहना है बिसल देव राष्ट्र का, अगर वो राजा भोज की पुत्री थी तो राजा भोज तो बहुत तगड़ा था, और उसकी लड़की होगा तो उसमें ईगो तो पाएगा, स्वाभिमान तो पाएगा, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन जिस हिसाब से वो दिखाई देती है तो उसमें से ऐसा कुछ है नहीं, तो वो आम नारी की तरह दिखाई देती है। इसमें बताया है कि इस कहा उनकी कहासुनी हुई। इस कहासुनी के बावजूद तो वह भारतीय परंपरा में पली जाए नारी है, प्रिय के वियोग से वह अत्यंत व्याकुल उठती है। वह शंकर भगवान को लाना देने लगती है कि मुझे स्त्री क्यों बनाया भाई, मुझे किसी जंगल जंतु को गाय भैंस बकरी बना देता, कोयल बना देता। तो वो एक इनकी पंक्ति है, ध्यान से पढ़ो भाई, क्या है, क्या है भाई इसका। कहती हैं स्त्रीय जन्म, यानी स्त्री जन्म काई दी दिहु महेश के महेश से शिव बोले क्यों दिया। अवर जन्म थारी घनारे नरेश, रानी न सिरजिए रोकड़ी, घनय न सिरजिव धरुलिय गाई,
वनखंड काली, क्या कर कहते हैं, मैं काली कोयल बन के जंगल में फिरती, बहुत अच्छे रहती है, ठीक है, डालियों पे घूमती फिरती। फिर कहती है, मैं काली कोयल होती तो स्वच्छंदता पूर्वक चंपा के डाल पर बैठती, अंगूर और बिजोरी खाती। या कितनी परतंत्र हूँ, यानी यह किसी कितनी अधीन हूँ किसी के। अब वह विविधता को उलाहना देती है, विधाता को उलाहना क्या देती है, आजनी काय न सिर जिए करतार, सेत कमावती सह्यु भरतार, परिहरण आछी लोवनी, तुंग तुरिय जिम भिन्नटी गाय, साहिए लेती सामुई। यानी कि अगर आदमी बनाना था तो जाटनी क्यों नहीं बनाया। जाटनी होकर पति के साथ में खेतों में काम करती, लावणी करवाती, पहनती, अच्छे से खुला कर प्रिय के साथ रहती, उसका शरीर का गाढ़ा स्पर्श हास्य से बात करती है। यानी कि एक पत्नी संयोग की बातें कर रही है। अगर मुझे रानी ना बनाया होता, एक सामान्य एक किसी किसान की पत्नी बना देता तो मैं सही रहती, ये बात बोल रही है राजमती जी। तो इसमें क्या है भाई, इसमें जो इस सुख का नाम सामंती जीवन है। यानी कि ये जो चीज इसमें दिखाया गया है वो सामंती जीवन का, यहाँ पर क्या है कि सामंती जीवन ये सब चीजें चाहता है। राष्ट्रों की भाषा पर विचार करने के मार्ग से सबसे बड़ा बाधक तत्व उसके काल का अनिर्णित रहना। यानी कि अगर इस राष्ट्रों की बात करें तो, अगर इसका अगर अगर इसके मार्ग पर विचार करें, इसकी भाषा पर विचार करें, तो सबसे बड़ी बाधा आती है। क्या बाधा आती है, कौन सा एलिमेंट को लेकर अनिर अनिर्णित रह जाता है। उस काल का अनिर्णित, काल का सही से वर्णन नहीं किया रखा है। उसमें 17वीं शताब्दी में लिपिबद्ध किया गया, गए होने के कारण लोक कंठ से बराबर बदलता गया होगा। फिर भी पुरानी भाषा यानी अपभ्रंश का प्रभाव बना हुआ दिखाई दिया इसमें। हिंदी भाषा का उदय प्रसर्गों के साथ होता है। इसमें प्रसर्ग का प्रयोग होता है। प्रसर्ग मतलब समझते हो ना, प्रसर्ग, आपने प्रत्यय सुने होंगे ना, तो प्रत्यय, उपसर्ग, प्रसर्ग, यानी कि प्रत्ययों की बात हो रही है, प्रत्यय लग गए। अतः इसकी भाषा 15वीं शताब्दी के पूर्व की नहीं हो सकती। यानी कि 15वीं शताब्दी पूर्व की नहीं हो सकती, तो इसको आदिकाल में वैसे भी नहीं माना जाए, इसलिए इसको अप्रमाणिक है। प्रसर्गों की विभक्ति विचित्र खिचड़ी देखी जा सकती है इसमें। कुछ शब्द कह रहे हैं कि कुछ शब्द आ गए हैं डिंगल से, जैसे छल शब्द आ गया है। कुछ शब्द हिंदी के ऐसे आए हैं, मंदिर, सुंदरी, अंग, अमृत, ये तत्सम शब्द आ गए हैं। मर्ग लोचनी, हस्ती, लंबोदर, ये सब तत्सम शब्द भी आ गए हैं। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं, क्योंकि हम इतना ही आपको पढ़ाएंगे जितना आप अच्छे समझ पाए। कल और अन्य रचनाएं भी लेके आएंगे, जो आपको मूल टेक्स्ट के हिसाब से आपको पढ़ाई जाएगी। और मेरा मानना है कि आपको इस तरह का ये जो मैंने कोशिश की है, ये आपको प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आप इसमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए। आप अभी चैनल की शुरुआत नहीं नहीं है, तो ये वीडियो पहुंचने में थोड़ा समय लग जाता होगा आपके पास। लेकिन अगर मेरा मूल कार्य आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो बच्चे हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं और उनके पास एक अच्छा कंटेंट खरीदने का थोड़ा सा आर्थिक हालात अच्छे नहीं है, तो उन तक प्लीज भी आप पहुंचा दीजिए। मेरा एफर्ट इसीलिए ही है कि मैं उस हर साथी तक पहुंच सकूं जिसको सही मायने में ऐसी कक्षाओं की जरूरत है। तो आई होप आपका अच्छे से स्टडी चल रही होगी। आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहे और ऐसे मुस्कुराते रहे और अपनी सफलता में एक कदम ऐसे आगे बढ़ाए। नमस्कार।